हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की हमारी सीरीज चल रही है उसका आज हमारा एपिसोड नंबर 9 है। 8 एपिसोड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही हम कुछ यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अगर आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन परत के बारे में कि ओजोन परत के क्षरण का क्या रीज़न है और उसका किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, उसके लिए सब क्या कदम उठाए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया क्या पैदा करती है। ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है और ये ओजोन का निर्माण 2 चरणों में संपन्न होता है। कैसे बनती है डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन में। ओजोन कहाँ पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन परत की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। तो समताप मंडल में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा होता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 फेजेस में संपन्न होती है। क्या होता है? पहले चरण के अंतर्गत जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा वाली किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके उसे 2 परमाणु में तोड़ देती हैं। क्योंकि एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो जो सूर्य के प्रकाश में उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं वो ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके पहले फेज के अंतर्गत उसे 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। फिर दूसरे चरण के अंतर्गत जो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु होता है जो तोड़ा गया होता है, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उनके द्वारा जो ऑक्सीजन अणु को 2 परमाणु में तोड़ा जाता है, तो दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके फिर ओजोन का निर्माण करता है, यानी O2+O बनता है। उसके बाद ओजोन का निर्माण होता है। तो 2 चरणों में ओजोन का निर्माण होता है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में जो उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं वो ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके उसे 2 परमाणु में तोड़ देती हैं। फिर दूसरे चरण के अंतर्गत जो प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु होता है वो ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार से समताप मंडल में ओजोन का निर्माण होता है। इससे आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। दूसरा कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है वो भी आप बता सकते हैं। और तीसरा कि ओजोन परत के निर्माण के लिए क्या जिम्मेदार है, मतलब उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके लिए कौन सी जो किरणें हैं वो आवश्यक होती हैं। तो पराबैंगनी विकिरण के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन है ए अवरक्त, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी पराबैंगनी और ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंगे। हमें बताना है कि वायुमंडल में जो ओजोन उपस्थित होती है उसके द्वारा सूर्य के किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत के द्वारा सूर्य के पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब किया जाता है और अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। अगर ये समताप मंडल में मिलती है तो वो अच्छी ओजोन होती है, लेकिन अगर ये क्षोभ मंडल में मिलती है, निचले वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये खतरनाक प्रदूषक का कार्य करती है। जमीन की सतह के ऊपर यानी कि निचले वायुमंडल में ओजोन एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ये सूर्य के पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और कल जो हमने वीडियो बनाया था यूपी स्पेशल का, उसमें एक क्वेश्चन
गलती से मिस्टेक हो गया है, उसमें जो रायबरेली का ऑप्शन था वो वहाँ मैंने जहाँ बलिया बोला जाना था वहाँ रायबरेली बोल दिया है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। मैंने कमेंट में वैसे सही आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों? ऑप्शन है ए, वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑप्शन बी, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। ऑप्शन सी, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है। ऑप्शन है ए, ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन सी, मेसोस्फीयर। और ऑप्शन डी, आयनोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल और आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल। तो जो ओजोन परत है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बेसिकली वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो एक क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो वहाँ हम उसे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा। और ओजोन की सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मिलती है 50 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पृथ्वी से 50 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। ये पूरी तरह से समताप मंडल की ऊंचाई बताई गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है वो होता है 50 से 30 किलोमीटर के बीच में। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो ओजोन परत है, ओजोन गैस है, उसका 10% ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, जबकि 90% यानी ज़्यादातर ओजोन समताप मंडल में ही पाई जाती है। और ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ऑप्शन है ए, 50 मीटर, 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 300 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 2000 किलोमीटर। और ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोमीटर, क्योंकि ओजोन परत की जो सर्वाधिक सांद्रता है वो पाई जाती है पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में पाया जाता है और पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता यानी कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन की सघनता मौसम और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। तो इसकी सघनता अलग अलग कारकों पर डिपेंड करती है। कहीं इसकी सघनता अधिक होती है, कहीं इसकी सघनता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है ए, समताप मंडल। ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। ऑप्शन सी, आयन मंडल। ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। बेसिकली जो वायुमंडल है उसे 5 परतों में बांटा जाता है। सबसे नीचे मिलेगी हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर क्षोभ मंडल, उसके ऊपर मिलती है हमें समताप मंडल, फिर मध्य मंडल की परत मिलेगी, उसके ऊपर हमें आयन मंडल मिलता है जिसे हम ताप मंडल भी कहते हैं, और उसके ऊपर मिलता है हमें वाह्य मंडल। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को 5 परतों में बांटा जाता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और फिर वाह्य मंडल। आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी ऊंचाई
विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिकतम मिलती है, जबकि ध्रुवों पर कम होती है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई मिलती है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास और ध्रुवों पर मिलती है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर। 18 और 8 26 और इसे 2 से डिवाइड कर दो तो औसत आ जाएगा इसका एवरेज 13 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है वो होती है 13 किलोमीटर, विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर और ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर। इसकी विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। इसके ऊपर समताप मंडल क्रमशः, क्षोभ मंडल के ऊपर जो परत पाई जाएगी वो समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर ताप मंडल। ताप मंडल में ही पाया जाता है हमारा आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया जाता है। इनके आप नाम ध्यान रखिएगा। वायुमंडल को इन 5 परतों में बांटा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, जिसमें मिलता है हमें आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। मौसम की प्राय सभी घटनाएं जिनमें बादल, कोहरा, ओला, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, वर्षा, जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं बादल संबंधित यानी मौसम संबंधित, वो सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और यही कारण है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। यानी समताप मंडल में जो ओजोन का स्तर है, जो ओजोन लेयर है, उसे प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन है ए नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑप्शन सी CFC के द्वारा यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, और ऑप्शन डी जलवाष्प के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है, जो ओजोन लेयर होती है, उसे प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ओजोन परत को जो मापा जाता है, ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डाबसन यूनिट यानी कि डाबसन इकाई। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत को किसमें मापा जाता है? डाबसन यूनिट में ओजोन परत को मापा जाता है। ओजोन परत को मापने की इकाई है डोप्सन यूनिट। एक डोप्सन यूनिट बराबर कितना होता है? एक डोप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। यानी एक डोप्सन यूनिट बराबर कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और जो सामान्य तापमान और दबाव की स्थिति होती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल एयर प्रेशर होता है, उस पर ओजोन परत की मोटाई समताप मंडल में 2 से 50 मिलीमीटर के बीच पाई जाती है। तो एक डाबसन यूनिट बराबर 0.01 मिलीमीटर। और सामान्य टेम्परेचर की स्थिति में जो ओजोन परत की मोटाई समताप मंडल में होती है वो होती है 2 से 5 मिलीमीटर। इसकी सांद्रता मौसम पर, दिन के घंटे, स्थान के आधार पर अलग अलग होती है। यानी कि जो ओजोन परत की सांद्रता होती है, ओजोन परत की मोटाई होती है, वो डिपेंड करती है उसके मौसम पर, उस स्थान के मौसम पर, वहाँ के टेम्परेचर पर। इन सब पर भौगोलिक कारकों पर, यानी कि भौगोलिक कारकों पर अगर हम सिंपल से वर्डों में कहें तो ओजोन परत की जो मोटाई होगी वो भौगोलिक कारकों पर डिपेंड करेगी कि किस स्थान पर ओजोन परत की मोटाई कितनी है, वो भौगोलिक कारकों पर डिपेंड करेगी। तो इसमें कई पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत को मापने की कौन सी इकाई है, एक डाबसन यूनिट बराबर कितना होता है, और ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा होती है बसंत ऋतु में, सबसे कम होती है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के लिए सत्य नहीं है? यहाँ CFC से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए गलत है।
ऑप्शन नंबर ए है, यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग प्रशीतकों में यानी कि रेफ्रिजरेटरों में, फ्रीजों में प्रशीतकों के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, तो ये कथन हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, तो ये हमारा बिल्कुल सही कथन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी फैक्टर है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, ये बिल्कुल सही है, निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये कथन गलत है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है और ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। समताप मंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी जो सर्वाधिक गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। एक्सप्लेनेशन है इसकी। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण गैस हैं जिनके द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। और अन्य ग्रीन हाउस गैसों में आती है मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन गैसों के नाम आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी नहीं है। आप ध्यान रखिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, आप आराम से बता देंगे कि फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना हुआ एक मानव निर्मित यौगिक है। यह रसायन है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करता है। ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो CFC है, वो ओजोन समताप मंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है उससे रिएक्शन करके उसे ओजोन ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। क्योंकि जब ओजोन ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगी तो ओजोन की सांद्रता कम होती चली जाएगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए CFC जिम्मेदार है और CFC ओजोन परत के ह्रास के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है ग्रीन हाउस गैस और दूसरी तरफ है उनके सोर्स। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है उसका सोर्स है थर्मल पावर स्टेशन, बिल्कुल सही सुमेलित है क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सोर्स है थर्मल पावर स्टेशन, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसका सोर्स है ऑटोमोबाइल, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। जो प्रशीतक होते हैं जो पदार्थों को ठंडा रखने का काम करते हैं उसका सोर्स है वो सोर्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, उनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ना कि ऑटोमोबाइल से। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। जो हमारे धान के खेत होते हैं वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े सोर्स होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्टे। जो ईंट के भट्टे होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्स के रूप में काम करते हैं, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन है इसकी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना हुआ एक मानव निर्मित गैसीय और द्रव्य पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज फ्रीजों में किया जाता है, AC में इसका यूज किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत के क्षरण के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC है वो सबसे प्रमुख है।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का कारण है। ऑप्शन है ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC ओजोन छिद्र का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण है ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। आपको इन वीडियो को कवर करने के बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र की बुक ना तो रिवाइज करने की जरूरत होगी, आप उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। खरीदने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया गया है, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना हुआ एक मानव निर्मित गैसीय और द्रव्य पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और वातानुकूलित यंत्रों यानी कि AC में शीत कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है और वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर ही परिलक्षित होता है, यानी ध्रुवों के ऊपर ही दिखाई देता है। वायुमंडल में जो ध्रुवीय भाग है वहाँ ओजोन का निर्माण बहुत ही धीमी गति से होता है और सबसे ज्यादा इसीलिए जो ओजोन के क्षरण का प्रभाव है वो ध्रुवों के ऊपर ही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? क्योंकि अंटार्कटिका पर तो कोई मानव रहता ही नहीं है, वहां तो मानव की आबादी ही नहीं है, जबकि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र बन रहा है, तो वहां उसके बनने का संभावित कारण क्या है? ओजोन छिद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में कोई छिद्र हो गया है। ओजोन छिद्र का मतलब है, मान लीजिए कि ये ओजोन की परत है, तो ओजोन छिद्र का मतलब है कि वहां पर वायुमंडल की जो परत है वो पतली हो गई है, जहां से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आ सकती है, तो इसीलिए उसे कहते हैं ओजोन छिद्र। मतलब कि वहां से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सकता है तो उसे ओजोन छिद्र नाम दिया गया, उसे छिद्र बोला गया है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई होल हो गया है, वहां जो ओजोन की परत है वो पतली हो गई है, तो उसे कहा जाता है ओजोन छिद्र। तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन है ए विशिष्ट क्षोभमंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वहन। ऑप्शन बी विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वहन। ऑप्शन सी ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वहन। और ऑप्शन डी वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट ध्रुवीय वाताक यानी कि पोलर फ्रंट और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वह अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने के लिए सबसे जिम्मेदार कारक है। ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वह। कैसे ये वहां पर अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है। तो जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होते हैं उसमें नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्शन करके क्लोरीन का निर्माण करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरीन में चेंज करता है, और जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। और जो क्लोरीन होता है वो ओजोन के विनाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल एक ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल होते हैं इनमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है वही एक ऐसा माध्यम है जो कि क्लोरीन यौगिक को ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति परमावश्यक है। अगर ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल नहीं होंगे तो ओजोन परत का ह्रास नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन का निर्माण नहीं होगा, क्लोरीन कणों का निर्माण नहीं होगा। जो क्लोरीन यौगिक है वो क्लोरीन कणों में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो क्लोरीन कणों में परिवर्तित होने के लिए क्लोरीन को ध्रुवीय समताप मंडल बादलों का होना आवश्यक है। इसलिए ओजोन परत में जो छिद्र है उसके निर्माण के लिए ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सब की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन हिरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है हमें कूट की सहायता से कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, कहाँ कहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 है, सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, बिल्कुल सही है। फोम के निर्माण में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, तो ये हमारा गलत है। टायरों के निर्माण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं होता है। नंबर 3 है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में किया जाता है। और नंबर 4 है, एरोसोल केन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है, तो बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग दाबकारी एजेंट के रूप में भी किया जाता है। हमारा सही आंसर है 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन हिरासक पदार्थ के रूप में चर्चित है, ओजोन के हिरास के लिए उत्तरदायी है। उसका उपयोग फोम के निर्माण में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में किया जाता है और एरोसोल केन में दाबकारी एजेंट के रूप में किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, जो CFC है उसका यूज 1960 के दशक से बढ़ना शुरू हुआ है। 1960 के दशक से रेफ्रिजरेटरों यानी कि फ्रिज, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने और अन्य अनुप्रयोगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन है ए अमोनिया, ऑप्शन बी मेफ्रॉन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मेफ्रॉन। जो फ्रिजों में गैस भरी जाती है वो है मेफ्रॉन ब्रांड, तो इसका ध्यान रखिएगा कि फ्रिजों में मेफ्रॉन गैस भरी जा रही है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, फ्रिजों में प्रायश्चित्त के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। जो फ्रिजों में गैस भरी जा रही है वो उसका जो वितरण है वो मेफ्रॉन ब्रांड नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः क्या होते हैं, हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। मेफ्रॉन जो ब्रांड है वो क्या है, हेलोनिक हाइड्रोकार्बन है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रायश्चित्त के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन जो मेफ्रॉन ब्रांड है वो ज़्यादातर यूज़ की जा रही है। तो अमोनिया भी की जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हमारा सही आंसर होगा मेफ्रॉन ब्रांड, और अगर मेफ्रॉन ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर होगा अमोनिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर मेफ्रॉन ब्रांड ऑप्शन में दिया है तो हमारा आंसर होगा मेफ्रॉन ब्रांड, क्योंकि फ्रिजों में ज़्यादातर गैस मेफ्रॉन ब्रांड के नाम से ही भरी जा रही है। और अगर ऑप्शन में मेफ्रॉन ब्रांड नहीं है तो ऑप्शन होगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं। यहाँ 3 पदार्थ दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने देखा CFC ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। नंबर 2 है हेलोन्स, बिल्कुल उत्तरदायी है। नंबर 3 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल उत्तरदायी है। ओजोन के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ साथ हेलोन्स, हेलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सभी पदार्थ उत्तरदायी हैं। इसलिए इसका सही आंसर है कि 1, 2 और 3 तीनों ही पदार्थ ओजोन के लिए, ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 1987 में, ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में हुआ था। इसके अनुसार क्या किया गया है, इसमें कई रसायनों के उत्पादन पर
रोक लगाई गई है। जो ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी रसायन हैं उनके उत्पादन पर रोक लगाई गई है, जैसे कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन उत्पादनों पर, इन रसायनों पर, इनके उत्पादन पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत रोक लगाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था और ये 1 जनवरी 1989 से पूरी तरह से लागू हुआ था। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हैलो का पता लगाया था? ऑप्शन है ए M मोलिना, ऑप्शन बी जोसेफ फरमन, ऑप्शन सी GW कैंटमूर और ऑप्शन डी मार्कस रेक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी GW कैंटमूर। ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हैलो का पता लगाया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW कैंटमूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो यानी कि ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।